अब इसके बाद हेडिंग डालिए एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में अब आपको ये सब मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं याद दिला रहा हूं। जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? सच रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। such reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously known as redox reaction। तो रिडॉक्स रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और दूसरा कंपाउंड रिड्यूस होता है। तो ऑक्सीडाइज कौन होता है? जो इटसेल्फ रिड्यूस होगा वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है। और जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हम इसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये सब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये सब हमने कर लिया। तो अब हम उस सेगमेंट पे नहीं जाएंगे, हम सीधे यहाँ पर आपको एन फैक्टर निकालना सिखाएंगे। तो एन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहला, रिडॉक्स रिएक्शन में कई टाइप होते हैं। ठीक है। तो टाइप 1, रिडॉक्स रिएक्शन में कई तरह से क्वेश्चन आता है। टाइप 1 है फॉर एनी हाफ सेल। हाफ सेल से मतलब होता है आइदर वहां पर या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या फिर रिडक्शन हो रहा होगा। तो फॉर एनी हाफ सेल, तो इसमें इसके बारे में लिख लीजिए, मेरे साथ साथ नोट करिए क्योंकि हमें एग्जांपल्स बहुत सारे करने हैं इस सेगमेंट में। इस वाले सेगमेंट में आप सबसे ज्यादा एग्जांपल करोगे। हाँ, तो सबसे पहले लिखिए इसमें पहली डेफिनेशन, चेंज इन oxidation number, change in oxidation number with respect to 1 mole, change in oxidation number with respect to 1 mole is known as n factor, is known as n factor। ये पहली डेफिनेशन, ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में लिखा है। दूसरी डेफिनेशन लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड with respect to 1 mole is known as n factor। तो किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल, उसी को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। ठीक है। तो अब इसको यूज करते, देखिए आप एन फैक्टर में ये चीज हमेशा नोटिस करोगे, हम हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में बोल रहे होते हैं। आप जब भी एन फैक्टर निकालते हो, जो भी कॉज निकाल रहे हो, चाहे H प्लस है, OH माइनस है, प्लस चार्ज है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, सब कुछ हम 1 मोल के लिए फाइंड करते हैं। अगर आप ये लाइन भूल गए तो आप हमेशा एन फैक्टर गलत करने वाले हो, इसलिए इस 1 मोल को अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। चलिए अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जैसे हमने लिया, यहाँ पर Fe+2 है, Fe+2 चेंज हो रहा है Fe+3 में। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान से सुनिए, फर्स्ट स्टेप, जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है पहले वो एटम बैलेंस करिए। तो देखिए यहाँ पर Fe1 एटम है, यहाँ पर भी Fe1 है।
एटम बैलेंस करने के बाद अब उसके बाद इस पे टोटल चार्ज निकालिए। इस पे टोटल चार्ज कितना है +2, इस पे टोटल चार्ज कितना है +3। फिर उसमें से जो बिगर वैल्यू होगा उससे लोअर वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर बिगर वैल्यू 3 है, लोअर वैल्यू 2 है, सब्ट्रैक्ट करिए तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 1। ये मैंने दिखाया आपको हाउ टू फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखिए, इधर +2 चार्ज है और इधर +3 है। हमें यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज आप हमेशा किससे बैलेंस करोगे, इलेक्ट्रॉन से। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1 चार्ज। तो अगर हम इस साइड पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो देखिए दोनों साइड पे चार्ज इक्वल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन इज -1, -1 और +3 ऐड करो कितना हो जाएगा, +2। दोनों साइड का चार्ज इक्वल हो गया। अब देखिए हमें इन दोनों का एन फैक्टर बताना है, तो जरा इसका एन फैक्टर पहले देखते हैं। इसके देखो यहाँ पर कितने मोल दिए हैं इक्वेशन में, 1 मोल। इसके 1 मोल के लिए कितने का चेंज इन ऑक्सीडेशन हुआ है, 1। 1 मोल के लिए जितना भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। ऐसे ही इसका भी एन फैक्टर कितना होगा, 1 मोल के लिए जितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है वही इसका एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया H2C2O4 और ये चेंज होता है CO2 में। ये एक हाफ सेल रिएक्शन है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट पहले वो एलिमेंट फाइंड करिए जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। तो मुझे तो याद हो चुका है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बट आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बन +3 है और यहाँ पे कार्बन +4 है। ठीक है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट यहाँ पर क्या है, कार्बन। अब मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बताया, फर्स्ट बैलेंस बोथ एटम। यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए हमने इस कार्बन को भी क्या कर दिया, 2 कर दिया। अभी देखिए कार्बन दोनों साइड बैलेंस हो गए। अब आपको क्या करना है, इस कार्बन पे टोटल चार्ज निकालिए। तो इस कार्बन पे टोटल चार्ज कितना है, 2 × 3 + 6, और इधर कितना हुआ, 2 × 4 + 2। फिर उनमें से जो बिगर वैल्यू है उससे लोअर वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा। कितने का चेंज मिला है, यहाँ पर 2 का चेंज आया था। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या फाइंड करना है, एन फैक्टर, दोनों के एन फैक्टर। अब देखिए इसके 1 मोल है यहाँ पर ना, इसके 1 मोल के लिए कितने का चेंज है, 2 का, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, 2। 2 मोल के लिए 2 का चेंज है, तो बताइए 1 मोल के लिए कितने का चेंज होगा, 1। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हैंड रेस करके बताइए मुझे। सर आपको चेंज पार्ट से फिर से रिपीट कर सकते, वो चेंज इज इक्वल टू 2 से। देखिए स्टेप पहला, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग। तो पहले आप यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, फिर दोनों साइड कंपेयर करिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को उनके ऊपर इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ था उस एटम को बैलेंस करिए। बैलेंस करने का मतलब दोनों साइड पे इक्वल करिए। तो इधर कार्बन ऑलरेडी 2 था तो हमने इसको भी 2 कर दिया, अभी ये बैलेंस हो गया। आफ्टर बैलेंसिंग दोनों कार्बन पे, इस पर भी और इस पर भी टोटल चार्ज निकालिए। तो देखिए एक कार्बन पे +3 है तो 2 कार्बन पे टोटल +6 चार्ज हो गया। एक कार्बन पे +4 है, 2 कार्बन पे +8। फिर उसके बाद चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बिगर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 8 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब उसके बाद इक्वेशन में देखिए इसके कितने मोल दिए हैं, 1 मोल। तो इसके 1 मोल के लिए कितने का चेंज है यहाँ पर, 2 का, तो एन फैक्टर इज 2। लेकिन इसके कितने मोल दिए यहाँ पे CO2 के, 2 मोल। 2 मोल के लिए 2 का चेंज है, तो हम एन फैक्टर हमेशा 1 मोल के लिए निकालते हैं ना। तो बताइए 1 मोल के लिए कितने का चेंज होगा, 1 का। 2 मोल के लिए अगर 2 का चेंज है तो 1 मोल के लिए 1 का चेंज होगा, तो एन फैक्टर विल बी 1। तो आपने इस तरह से एन फैक्टर्स फाइंड किए। क्लियर हो रही सबको मेरी बात?
चलिए, तो फिर मैं आपको इसी चीज की प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क दे रहा, अभी मतलब क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ राइट नाउ, तो आपको उसको अभी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है KMnO4 एसिडिक मीडियम, और ये किस में चेंज हो रहा है, Mn+2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए, 7 आया। पहले दोनों साइड एटम बैलेंस करो, 1 1 एटम हो गया। फिर इस पे टोटल चार्ज कितना है, 7, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, 2। तो जरा चेंज निकालते हैं। चेंज के लिए क्या करते हैं, बिगर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करो। 7 में से 2 को माइनस किया, कितना आया, 5। तो बताओ जरा इसका एन फैक्टर कितना होगा और इसका एन फैक्टर कितना होगा। 1 मोल के लिए 5 का चेंज है, और इसमें भी 1 मोल के लिए 5 का चेंज है। 1 मोल के लिए जितने का चेंज होता है वही एन फैक्टर होता है। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ भी खास एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। सबको समझ में आ रहा है ये चीज। टाइप 2 नॉर्मल रिएक्शन, कोई भी एक नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन आपको दी जा सकती है, और उसमें किसी का भी एन फैक्टर आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O। और यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइंड करना है MnO2 और HCl का एन फैक्टर। तो उसके लिए Mn ढूंढिए दोनों साइड पे कहाँ पर है। एक ध्यान से सुनिए, आपको MnO2 और HCl फाइंड करना है। तो दोनों साइड पे आपको क्या करना होगा, पहले हम MnO2 के बारे में देखते हैं। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, 4 आएगा, और राइट हैंड साइड पे निकालोगे 2 आएगा, और ऑक्सीजन दोनों जगह -2 है, तो उसको हमें नहीं देखना है। अब क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों के लिए चेंज निकाल लो, इस तरह से कनेक्ट कर लो, और इन दोनों में बताओ कितने का चेंज आया। बिगर वैल्यू 4 है, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 का चेंज आया। ठीक है, तो एन फैक्टर ऑफ MnO2 कितना हो जाएगा भाई, इसके 1 मोल के लिए 2 का चेंज है, तो एन फैक्टर इज 2। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग HCl को देखते हैं। यहाँ पर Cl-1 है, और यहाँ पर Cl-1 है, और यहाँ पर Cl0 है। तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हो रहा, हम इसको नहीं देखेंगे। Cl चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो जहां चेंज हो रहा है उनको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब Cl को पहले बैलेंस करो, यहाँ 1 Cl है, यहाँ पे 2 Cl, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से इसको बैलेंस किया। अब इस पे टोटल चार्ज देखिए कितना है, -2, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, 0। तो 0 से -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, चेंज कितने का आएगा, 2 का आया। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर एन फैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो जरा इसका एन फैक्टर देखा जाए, HCl का एन फैक्टर। तो HCl के 2 मोल के लिए 2 का चेंज है, तो बताइए 1 मोल के लिए कितने का चेंज होगा, 1, यानी इसका एन फैक्टर हो गया 1। इस तरह से हम MnO2 और HCl सबका एन फैक्टर फाइंड कर सकते थे। ये सबके समझ में आ रहा है कैसे किया है मैंने ये। अब आते हैं टाइप 3। अब यहां से बल्कि मैं इवन हेडिंग डाल देता हूं, हेडिंग है स्पेशल केसेस। अभी तक आपने जो पीछे देखे थे वो नॉर्मल केस थे, रेगुलर केस थे, तो यहां से हम लोग स्पेशल केस स्टडी करेंगे, और इस टाइप का नाम है टाइप 3। रिडॉक्स रिएक्शन में टाइप 3। तो टाइप 3 में आप लिख सकते हैं, टाइप 3 में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, इफ, पहचानने का तरीका मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इफ मोर देन वन एलिमेंट, if more than one element oxidize or reduce, एक से ज्यादा एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हो या फिर रिड्यूस हो रहे हो इन वन कंपाउंड, इन वन कंपाउंड, एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो या एक से ज्यादा एलिमेंट रिड्यूस हो,
तो हम लोग ये टाइप 3 यूज करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है FeC2O4। FeC2O4 चेंज होता है Fe+3 और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने इक्वेशन दी है। पहले आप देखिए इसको मैं कैसे कर रहा हूं। पहले आप इसमें हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हाईलाइट करिए। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होगा। ये ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन पे -2 चार्ज होता है। तो x -2 = 0, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, +2। ठीक है, और यहाँ पर Fe पर देखो +3 चार्ज है। दूसरा यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो आएगा 3, और राइट हैंड साइड पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में Fe+2 से +3 ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन +3 से +4 ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इन वन कंपाउंड मोर देन वन एलिमेंट या तो दोनों या तो ऑक्सीडाइज होंगे या फिर दोनों रिड्यूस होंगे। ऐसा नहीं कि एक ऑक्सीडाइज हो रहा और एक रिड्यूस, वो अलग केस होगा। मैंने क्या बोला, इफ मोर देन वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कितने एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मोर देन वन, यानी एक तो Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है एज वेल एज कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको ये केस को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अगला एग्जाम्पल आप खुद करोगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद ही पहचानना सीखना पड़ेगा कि वहां पर कौन सा केस है ये। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को ब्रेक करके लिखेंगे। यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, ब्रेक करके। जैसे Fe का अलग लिखेंगे, C2 का अलग। तो Fe को हमने अलग लिख दिया, Fe से किस में चेंज हो रहा है, Fe+2 से +3 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना आ रहा है। और दूसरी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे C2O4। ठीक है, ये C2O4 चेंजेस इनटू CO2। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कोई वैलेंसी वगैरह कुछ नहीं, जैसे जितने एटम Fe के थे वैसे ही लिख लेंगे, जैसा C2O4 दिया है वैसा ही लिख लेंगे, और कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे कार्बन पे +3 है और यहाँ पे कार्बन पे +4 है। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले यहाँ पर चेंज निकालते हैं। देखिए आयरन के दोनों साइड पे 1 1 एटम है। ठीक है, तो एटम ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमें क्या करना है, बिगर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करो। 3 में से 2 को माइनस किया, कितना आया, 1। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर चेंज निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन 1 है। आपको सिर्फ उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो हमने इधर क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इट इज 2 कार्बन। अब इस कार्बन पे टोटल चार्ज देखिए कितना है, 6, और इस कार्बन पे टोटल चार्ज कितना है, 8। 8 में से 6 माइनस करोगे, चेंज कितना आ गया, 2 का आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पूरी इक्वेशन का नेट चेंज निकालना है। नाउ ऐड बोथ इक्वेशन, दोनों को उठाकर ऐड कर दीजिए। तो ये दोनों कंबाइन होके वापस क्या बन जाएगा, FeC2O4। ठीक है, Fe3 प्लस ट्वाइस CO2। इक्वेशन ऐड होके ये आएगी। चेंज भी आपको ऐड कर देने होंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर देखिए FeC2O4 के कितने मोल प्रेजेंट हैं, यहाँ पर देखिए FeC2O4 के कितने मोल हैं, 1 मोल, और 1 मोल के लिए कितने का चेंज हो रहा है, 3 का। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि एन फैक्टर ऑफ FeC2O4 इज 3। देख लीजिए, समझ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। क्वेश्चन है FeS2 changes into Fe2O3 plus SO2। मैं आपकी यहाँ पर हेल्प कर दे रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर में। यहाँ पर Fe+2 है और S पर -1 चार्ज होता है, और यहाँ पर Fe+3 है और यहाँ पर S पर
4 चार्ज है। तो आपको FeS2 का एन फैक्टर बताना है। बताइए, चलिए सॉल्व करिए विद द हेल्प ऑफ जो भी अभी हमने ये मेथड यूज किया है टाइप 3 में, उसी मेथड को पहले आप ये वैलिडेट करो कि इफ मोर देन वन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वाला केस है या नहीं, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करिए। अप्लाई करके फिर आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें पहले केस पहचानना है कि ये इस केस से बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक ही कंपाउंड में Fe+2 से +3 ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर -1 से लेके +4 तक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लेते हैं। तो ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, पहले हमने Fe लिखा, Fe चेंजेस इनटू Fe2O3। यहाँ पर Fe का चार्ज कितना है +2 और यहाँ पर Fe का चार्ज +3। सबसे पहले हम एटम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 2 Fe है, यहाँ 1 Fe था तो हमने इसको 2 कर लिया। ठीक है, अब इस पे टोटल चार्ज कितना आया 4 और इस पे टोटल चार्ज कितना है 6 में से 4 जाएगा तो चेंज कितने का आ गया 2 का आ गया। अब दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे S2 के साथ में, S2 चेंजेस इनटू SO2। तो S2 में कितना चार्ज है -1 और SO2 पे कितना है 4। पहले एटम बैलेंस करो, सल्फर यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 तो हमने इसको 2 कर दिया। अब इस पे टोटल चार्ज निकालो तो ये कितना आएगा -2 और इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा 8। 8 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 8 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा ये 10। 10 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके FeS2 बनाना है। यहाँ पर देखिए अभी Fe2 हो गया है और S कितना हो चुका है, S 2 ही है। हमें Fe को या तो इसको हाफ कर ले या तो हम इसको डबल कर ले, इट्स योर चॉइस। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हाफ कर ले रहा हूँ। इसको आप हाफ करके हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इनको हाफ करके हमने ऐड कर लिया, यहाँ पर इसको हाफ किया और इसको ऐड कर दिया। तो हाफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 Fe और S2 ऐड होके क्या बन जाएगा FeS2 और इधर से क्या आ जाएगा हाफ Fe2O3 +2 SO2 और चेंज कितना हो जाएगा, चेंज भी हाफ हो जाएगा तो यानी ये 1 10 + 1 कितना हो गया 11। तो अब यहाँ पर देखिए इसके 1 मोल के लिए कितने का चेंज हुआ है, इसका एन फैक्टर आएगा 11। आंसर इज 11। तो जिसका जिसका 11 आया है वो सही है और अदर देन 11 आया है तो वो लोग अपनी मिस्टेक्स देख ले। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, फिंगर हैंड रेस करके आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है किसी का भी, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप 4। टाइप 4 को हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो वहां के लिए हम लोग को एन फैक्टर निकालने का मेथड सीखना है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, सच रिडॉक्स रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वन कंपाउंड ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। वन कंपाउंड एक रहेगा, एलिमेंट डिफरेंट रहेंगे, बट उसमें से एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। अभी टाइप 3 में क्या था, दोनों या तो ऑक्सीडाइज हो रहे थे या फिर दोनों रिड्यूस होते हैं। मैंने क्या बोला अभी, एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन हमने लिया यहाँ पर KClO3 gives KCl plus O2। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे पोटेशियम पे Cl पे चार्ज कितना होता है 5,
और ऑक्सीजन पे -2। यहाँ पे Cl पे चार्ज निकालिए, आएगा -1 और ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा 0। तो अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन +5 से -1 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीजन -2 से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। कंपाउंड एक ही है बट उसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक एलिमेंट रिड्यूस। इस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये सब टाइप मैंने वहां पर एक्सप्लेन किए हैं। आप अपने रिडॉक्स रिएक्शन के नोट्स अगर रिवाइज करोगे तो आपको ये वहां मिलेगा। तो अब इस केस में देखिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इस केस में हमें यहाँ पर दो अलग अलग हाफ सेल इक्वेशन लिखनी होगी। लाइक एक बार हम Cl वाली इक्वेशन लिखेंगे, एक बार ऑक्सीजन वाली। तो एक बार हमने KClO3 लिखा और वो किस में चेंज हो रहा है, KCl में। और एक बार फिर से हमने KClO3 लिखा, इस बार KClO3 चेंज हो रहा है O2 में। तो ये वाला मैंने Cl के लिए लिखा है, तो यहाँ पर आप Cl वाली ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। ये मैंने O के लिए लिखा है, तो यहाँ पर आप O की ऑक्सीडेशन नंबर को हाईलाइट कर दीजिए। अब क्या करें, दोनों केस के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए। तो यहाँ पर Cl का 1 एटम है, यहाँ भी Cl 1 एटम है, यहाँ पे चार्ज 5 है और यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पर चेंज देखिए कितना आया, 5 से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 का चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी चेंज निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो पहले तो हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 3 से। तो अभी देखो इधर टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू -2 कितना हो गया भाई, -12 चार्ज हो गया। और इधर चार्ज कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 0 यानी 0। तो 0 से -12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज कितने का आएगा, यहाँ पे चेंज कितने का आएगा, 12 का आएगा। ठीक है, क्लियर है चीज। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जरा यहाँ पे KClO3 का एन फैक्टर बताइए। देखिए इसके यहाँ 1 मोल है, 1 मोल के लिए कितने का चेंज है, 6। इसका एन फैक्टर यहाँ से कितना मिल रहा है, 6 मिलेगा। ठीक है, अब जरा इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। इस वाली इक्वेशन से जरा एन फैक्टर निकालिए KClO3 का। 2 मोल के लिए 12 का चेंज है, तो 1 मोल के लिए कितने का चेंज होगा भाई, 6 का। ठीक है, तो आपने देखा दोनों केस में क्या आ रहा है, एन फैक्टर सेम आ रहा है। तो अब नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है, यहाँ पर स्टार बनाकर लिखिए चाहे नोट बना के लिखिए। इन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, in intramolecular redox reaction, in intramolecular redox reaction, n factor of either of reaction, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एनी वन, ईदर ऑफ द रिएक्शन आपको यूज करना है। इन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर ऑफ ईदर ऑफ रिएक्शन, एन फैक्टर ऑफ ईदर ऑफ रिएक्शन is n factor of whole reaction, or you can say net reaction। तो जैसे यहाँ पर KCl, इस केस में KClO3 का इस केस से भी एन फैक्टर 6 है और इस केस से भी एन फैक्टर 6 है। तो आप किसी भी एक का एन फैक्टर निकाल लीजिए, आपको दोनों निकालने की भी जरूरत नहीं है, बस आप ये पहचान लीजिए कि वो इंट्रामोलिकुलर है। तो आप किसी एक का, चाहे ऑक्सीडेशन का चाहे रिडक्शन का एन फैक्टर निकालिए, और जो एन फैक्टर आएगा वही KClO3 का होल रिएक्शन में भी, रिडॉक्स रिएक्शन में भी एन फैक्टर वही रहेगा। ठीक है, अच्छा किसने कहा, बताओ क्या डाउट है तुम्हारा। सर हमेशा एन फैक्टर सेम आएगा क्या दोनों हाफ रिएक्शन का? हमेशा एन फैक्टर सेम आएगा, तभी तो हम ईदर ऑफ द रिएक्शन बोल पा रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये एग्जांपल अच्छे से नोट कर लो, सभी लोग नोट कर लीजिए।
समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आपको करके भी दिखाना पड़ेगा अभी। चलो एक एग्जांपल करके दिखाओ। आपको यहाँ पर अमोनियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर बताना है, इसका एन फैक्टर आपको फाइंड करना है। बताइए भाई इसका आंसर करके सभी लोग, 2 से 3 मिनट का समय लीजिए और आंसर करिए। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का -3 होगा और क्रोमियम का 6 होगा, और यहाँ पे क्रोमियम का 3 है और नाइट्रोजन 0 है। तो ये -3 से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है और +6 से +3 रिड्यूस हो रहा है। तो एक ही कंपाउंड का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। तो बस आपको क्या करना है, कोई एक हाफ सेल रिएक्शन लिख लेनी है, एनी वन। तो मैं क्रोमियम वाली लिखता हूँ क्योंकि वो आसान लग रही देखने में, क्रोमियम वाला लिखा मैंने। यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ये 3 है। एटम बैलेंस क्या, एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब इस पे टोटल चार्ज निकालिए, 12 आएगा और इस पे टोटल चार्ज आएगा 6, तो चेंज आया 6। तो इसके 1 मोल के लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 6। आंसर करेक्ट है, बिल्कुल 6 करेक्ट आंसर है भाई, 6 बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक, सीख गए आप लोग। ठीक है, चलिए तो हमारा एन फैक्टर में इसके बाद नेक्स्ट वाला केस हम लोग करते हैं। ये हमने इंट्रामोलिकुलर किया, ये हमारा टाइप कौन सा था, ये टाइप 4 था। नाउ मूव टू टाइप 5। टाइप 5 इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको पता है ना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? आप में से कोई ऐसा तो नहीं होगा जो जानता नहीं होगा, क्योंकि ये चीज हमने सब आपको करवा रखा है पहले। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती है? सच रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट ऑफ वन कंपाउंड ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। इसके टाइप 5 जो है ना, इस टाइप 5 में भी 2 केस होंगे, तो मैं इनको भी 2 केस में डिवाइड कर रहा हूं। केस ए है व्हेन एन फैक्टर ऑफ बोथ half cell reaction is same, when n factor of both half cell reaction is same। अगर ये केस आता है, ठीक है, तो आप लिखोगे then n factor of either of reaction is n factor of whole reaction। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए H2O2 gives H2O plus O2। यहाँ पर ये परऑक्साइड है, इस पे चार्ज -1 होता है, ये ऑक्साइड है, इस पे -2 होगा, और ये ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन -1 से -2 रिड्यूस हो रहा है और -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक ही कंपाउंड है और एक ही एलिमेंट भी है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब जरा क्या करते हैं, इसकी दोनों हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो एक बार H2O2 का वाटर के साथ लिखते हैं और एक बार H2O2 का ऑक्सीजन गैस के साथ लिखा जाए। तो वाटर के साथ में ये कैसा आएगा, चेंज निकालते हैं, पहले एटम बैलेंस करिए। तो चेंज कितने का आ जाएगा, इसमें चेंज आएगा इस केस में 2। फिर दूसरे वाले केस को जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए 0 है और यहाँ पे -1, इसमें भी चेंज निकालोगे तो चेंज विल बी 2। अब ये देखिए दोनों हाफ सेल रिएक्शंस का चेंज जो आया है वो सेम आया है, चेंज फॉर बोथ हाफ सेल रिएक्शन इज सेम। देन हम किसी एक रिएक्शन से
एन फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए H2O2 के कितने मोल है, 1 मोल, इसके 1 मोल के लिए कितने का चेंज है, 2, तो वही होल रिएक्शन का एन फैक्टर हो जाएगा। तो आंसर है एन फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2। ठीक है, तो ऐसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें हाफ सेल रिएक्शन आपने लिखा और हाफ सेल रिएक्शन में दोनों केस से एन फैक्टर और चेंज सेम आ रहे हैं, दोनों केस में चेंज सेम आ रहे हैं, तो हम लोग वहां पर किसी एक रिएक्शन से एन फैक्टर निकालेंगे, वही पूरी रिएक्शन का एन फैक्टर हो जाएगा। तो ये है केस ए, फटाफट नोट कर लीजिए। फिर हमारा केस बी लास्ट केस है, फिर एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। नोट ये केस ए, टाइप 5 का केस ए। अब हम लोग केस बी की तरफ जा रहे हैं। तो केस बी बिल्कुल केस ए से आपको करना है। व्हेन n factor of both half cell reaction is when n factor of both half cell reaction is different। अगर ये केस आता है तो आपको यहां पर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, आप उस फॉर्मूले को यूज करिए। तो 1 अपॉन n फैक्टर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस 1 अपॉन n फैक्टर ऑफ रिडक्शन। तो ये किसका है, ये होल रिएक्शन का है, और ये किसका होगा, ऑक्सीडेशन वाले स्टेप का एन फैक्टर, और ये रिडक्शन वाले स्टेप का एन फैक्टर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमने आपको इक्वेशन दिया यहाँ पर Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH gives NaBr प्लस NaBrO3 प्लस H2O। हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये एक रिडॉक्स डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, और यहाँ पर +5 है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ब्रोमीन 0 से -1 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ब्रोमीन ही 0 से +5 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसको हाफ सेल रिएक्शन में ब्रेक कर दीजिए। तो इसको हम लोग हाफ सेल रिएक्शन में लिख लेते हैं। तो Br2 चेंज करेगा किसमें, पहले हमने NaBr वाला लिखा, और NaBr के केस में पूरी सॉल्विंग कर ली है। तो NaBr में इधर 0 है और इधर यहाँ पे -1 है। पहले एटम बैलेंस किया तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इस पे टोटल चार्ज निकालिए, 2 इंटू 0 0, और 2 इंटू -1 -2। फिर उसमें से बिगर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करो, 0 से -2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर चेंज कितने का आया है, 2 का आया। ठीक है, अब यहाँ पे इस Br2 का एन फैक्टर निकालो। इस Br2 का एन फैक्टर कितना है, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन से Br2 का एन फैक्टर कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको इक्वेशन दिया हुआ है Br2 चेंजेस इनटू NaBrO3। यहाँ पे ब्रोमीन 0 है और यहाँ पे ब्रोमीन 5 है। पहले हम क्या करेंगे, एटम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 2Br है तो हमने इसको भी 2 कर लिया। अब इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, 0, और इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, 10। ठीक है, तो जरा चेंज निकालते हैं। तो यहाँ पर चेंज कितना आया, 10 का आया है। ठीक है, तो यहाँ इस रिएक्शन से Br2 का एन फैक्टर कितना आया है, देखिए जरा, 1 मोल के लिए 10 का चेंज है, तो एन फैक्टर यहाँ से 10 आ गया। अब आप देख रहे हो दोनों केस से, दोनों ही केस में एन फैक्टर डिफरेंट आया। एक केस में एन फैक्टर 2 आया था और एक केस में एन फैक्टर 10 आया था। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ ब्रोमीन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन फैक्टर बाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है ना 0 से 5, दैट इज 1/10, और प्रीवियस वाला क्या था, रिडक्शन था,
दैट इज 1/2। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से ये 2 × 10, तो ये 2 + 10 और ये 1/n फैक्टर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 12/20। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो आगे 12/20 और सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये क्या जाएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 3 and 5 ऐसा आ जाएगा। तो 1/n फैक्टर इज इक्वल टू 3/5, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा 5/3। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा। तो हमारे n फैक्टर के सारे केसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहे हैं।